हमारे अंतिम वक्ता हैं सत्र के विकास शुक्ल, ये अनुवाद केंद्र भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। इनका विषय है चांद के फांसी के रंग का आलोचनात्मक अध्ययन। थैंक यू मनीषा। सभागार में उपस्थित सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा विषय है चांद के फांसी अंक का आलोचनात्मक अध्ययन। चांद का फांसी अंक सन 1928 में प्रकाशित हुआ था और यह कोई सामान्य अंक नहीं था। इसका प्रकाशन विशेषांक के रूप में हुआ था। चांद के फांसी अंक को जैसे ही ये इसको प्रकाशित हुआ, इसकी लगभग 1000 प्रतियां प्रकाशित हुई थी और इसको तुरंत ही प्रकाशन के तुरंत बाद ही इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। और इसके प्रतिबंधित होने के पीछे इसमें जो सबसे बड़ा कारण था वो यह था कि अंग्रेजों ने 3 क्राइटेरिया डिसाइड किए थे कि वो किन आधार पर वो सामग्रियों को प्रतिबंधित करते हैं। उसमें सबसे पहला चीज ये है कि आप विदेश में हो रही जो क्रांतियां हैं, अपनी आजादी को लेकर के जो बहुत सारी क्रांतियां हो रही हैं, उनके समर्थन में अगर आप कोई लेख लिखते हैं या अपनी पत्रिका में कुछ भी छापने की कोशिश करते हैं तो आपको प्रतिबंधित किया जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण ये था कि जो लोग इस क्रांति में शामिल हैं उनके समर्थन में अगर आप कोई बात कहते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि भगत सिंह को जब फांसी दी गई तो उनके समय को एक दिन पहले उनको फांसी दे दी गई और उनका अंतिम संस्कार भी आनंद में बहुत जल्दबाजी में किया गया। ऐसा इसलिए किया जाता था कि उनके शव को अगर उनके घर वालों को सौंप दिया जाएगा या दे दिया जाएगा तो उससे क्या होगा कि वो उनके समर्थन में रैलियां निकालेंगे और उससे हुजूम इकट्ठा होगा और वो आगे और बड़ी क्रांति में आगे बढ़ सकता है, इसलिए उनको प्रतिबंधित किया जाता था। तो ये 2 कारण थे। लेकिन मैं अपने परिचय में ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 350 पेज की ये पत्रिका है और 350 पेज में लगभग 200 पेज ऐसे हैं जिसमें फांसी की सजा क्यों दी जाए। क्या आज भी हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक नए तरीके का डिबेट चल रहा है कि कैपिटल पनिशमेंट को खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि इस पनिशमेंट से देने से हम देखते हैं कि न्याय जो व्यवस्था है उसमें सबसे जो मुख्य बात यह है कि हम किसी को सजा क्यों देते हैं। तो उसमें 2 तर्क इसकी संपादकीय में 2 तर्क जो सबसे अच्छे तर्क निकल के आए हैं, इसके संपादकीय चतुर्सेन शास्त्री ने लिखी है और उन्होंने उसको 5 भागों में डिवाइड किया है। मैं उन पे आगे चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं बताऊंगा कि जुडिशरी का मकसद ये नहीं है कि आपने कोई अपराध कर दिया तो आपसे बदले लेने की भावना से आपको सजा दी जाए, बल्कि उसका मतलब ये है कि हम आगे ऐसी घटनाएं ना घटें, उसमें सुधार लाने की प्रक्रिया के तहत उनको सजा देते हैं। तो सबसे पहले इसका परिचय बताते हुए मैं यही बताना चाहूंगा कि इसमें कहानी, नाटक और कविता के साथ साथ कुछ साहित्येतर जो गद्य की विधाएं हैं उसमें भी कुछ रचनाएं इसमें की गई हैं और उसके साथ साथ इसमें कुछ संस्मरण भी हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि लल्लन टॉप पे एक जो है इंटरव्यू, जल्लाद जो फांसी की सजा देते हैं उनका एक इंटरव्यू उस पे आया था। तो इसमें सन 1928 में पांडे बचन शर्मा उग्र ने एक इसमें इंटरव्यू किया है और वो इंटरव्यू संस्मरण के रूप में है जल्लाद के बारे में। हम एक बार आंख बंद करके अगर हम एक जल्लाद का नाम लें तो हमारे सामने कैसी छवि बन के उभर के सामने आती है। हम सोचें कि ये छवि हमारे दिमाग में कैसे बनी, बल्कि वो एक सामान्य नागरिक है जो ये काम कर रहा है, व्यवस्था के दबाव में आकर के ये काम कर रहा है। तो हम उसके इंटरव्यू के बारे में हम इसमें कुछ थोड़ा 1-2 बात करेंगे। और अभी नाटकों में बहुत बात हो रही थी, तो इसमें एक नाटक, बहुत बेहतरीन नाटक संकलित है, कानूनी मल की बहस। मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे मैंने बताया कि इसमें 150 पृष्ठ तो ऐसे हैं कि जिसपे हम सीधे अंग्रेजों के खिलाफ जाकर के, उनकी जो व्यवस्था है उसके खिलाफ जाकर के बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ में 250 पेज ऐसे हैं जिसमें जो अन्य समस्याएं हैं, जैसे कि वो देश के भीतर की जो समस्या है, फांसी की समस्या है, महिलाओं की समस्या है और अपराध, कोई अपराधी कैसे बनता है और फांसी की सजा की जो उसका दर्शन है, फांसी की सजा को, मृत्यु किसी को दे देना, उसके पीछे की जो मनो व्यवस्था है और फांसी की सजा निर्धारित होने के बाद फांसी की सजा दिए जाने तक एक कैदी के मन में किस तरह की जद्दोजहद चलती है, उसको लेकर के एक अनुवाद भी इसमें आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने किया है, वो भी बहुत बेहतरीन है। तो मैं सबसे पहले कानूनी मल की जो बहस है उस नाटक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कानूनी मल की बहस नाटक जो है वो एक कानूनी मल है, वो मतलब वकील है और वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाने के बाद यमराज उसको जब ले जाता है उसे सवाल जवाब करना शुरू करता है कि तुमने अब तक क्या किया। तुमने कई ऐसे लोगों को फांसी की सजा दिलवाई जिनका उनका अपराध इतना बड़ा नहीं था कि उनको इसके लिए फांसी की सजा दी जानी चाहिए थी, लेकिन तुमने न्यायालय में इसके लिए तर्क दिए
और उसको जिसकी वजह से उसको फांसी की सजा हुई, तो वो बोलता है कि फांसी की सजा हमारी गलती नहीं है, मैं तो रोजी रोटी के लिए काम करता हूँ, इसलिए मैं फांसी की सजा देता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये सजा बनाई किसने। हमको याद करना चाहिए कि सन 1830 से लेकर 40 के बीच में जो लॉ कमीशन आया और उसमें जिस तरह से राजद्रोह के लिए और दूसरी सजाओं का प्रावधान किया गया, उससे हम आज भी कितना आगे बढ़ पाए हैं। तो ये सबसे प्रमुख सवाल है कि वहां पे फांसी की सजा को लेकर के वो तर्क करता है उससे कि फांसी की सजा मैंने नहीं बनाई है और मैं नहीं चाहता हूं कि आप इसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहराएं। तो वो बोलता है कि फांसी की सजा को खत्म किया जाना चाहिए और वो बोलता है कि उसकी आधुनिक व्याख्या भी करता है इसमें, जैसे कि एक बात है कि पाप पुण्य, वो बोलता है कि जिसने पाप किया, यमराज उसको तर्क देता है, जिसने पाप किया इसलिए उसको सजा मिलनी जरूरी है, तुमने ये पाप किया है इसलिए तुमको नरक में जाना पड़ेगा। तो वो इसके लिए कहता है कि ईश्वर एक है, सभी को पैदा करने वाला एक है, हिंदू मुस्लिम बौद्ध यहूदी पारसी दुनिया के सभी लोग वो कहीं भी पैदा हुए हैं वो एक हैं। इसलिए अगर वह सचमुच कोई धर्म दुनिया को चलाता है तो बस एक ही धर्म जिसके कायदे सबके लिए एक होते हैं। जब ऐसी धर्म दुनिया में कोई है ही नहीं, जब ऐसा कोई धर्म है ही नहीं दुनिया में कि जो पाप पुण्य को डिसाइड कर सके, तब तुम मजहब के भरोसे पाप पुण्य की क्या खाक तमीज करने वाले हो। वो यमराज से ऐसा तर्क करता है और कहता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे वापस छोड़ के आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक मुकदमा चलाने के लिए तैयार हूं। उसके बाद इसी तरह वो कहता है कि तुमने दूसरा पाप ये किया कि तुमने जीवन में कभी भक्ति नहीं की, तुमने भक्ति नहीं की। तो वो व्यंग करते हुए कहता है कि भक्ति क्या होती है। तो वो बोलता है कि ईश्वर के भक्त वह कहलाते हैं, यमराज उसको कहता है कि ईश्वर के भक्त वो कहलाते हैं जो दिन रात उनका भजन करते हैं और भजन के नाम पर उन्हीं का गुण गाते हैं, सोते जागते उठते बैठते उन्हीं का नाम लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कानूनी मल व्यंग के लहजे में कहता है कि अरे रुको रुको रुको, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि भक्त के माने होता है खुशामद करना। धर देगी, यहाँ भी खुशामदियों का ही बोलबाला है। तब तो मेरी नजर में हो चुकी, अब जितना जल्दी हो सके मुझे घर वापस छोड़ दिया, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो इस तरह से वो कई सारे मतलब जो प्रश्न है, वो जो सामाजिक परिस्थितियों के भी प्रश्न है, उनके ऊपर भी वो व्यक्त कर रहा है। तो मैं यहाँ इसमें ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पत्रिकाएं हैं जो प्रतिबंधित हुई, जो साहित्यिक पत्रिकाएं प्रतिबंधित हुई, उनको केवल एक ही लहजे से नहीं देखा जाना चाहिए कि वो केवल अंग्रेजों के खिलाफ लिखी जानी चाहिए, बल्कि उसमें बहुत सी, क्योंकि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि सौंदर्य और के तमाम प्रतिमानों पर रचनाओं को कसा गया, उसके बाद उनको इतिहास में शामिल किया गया। तो दूसरे इसको, इन रचनाओं को भी इस पक्ष से देखा जाना चाहिए और उनको इसमें संग्रहित किया जाना चाहिए। आगे जब बेगुनाहों की फांसी देने के मामले पे बात होती है तो वो कहता है कि जैसे हमारे यहाँ कानून और उसको बरतने का ढंग है वैसे ही मैंने किया। अगर ऐसे में कोई बेगुनाह फांसी की सजा पर लटक गया तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं, कानून है। और मैं तो चाहता ही नहीं कि ऐसे कानून हो। सच पूछो तो मैं फांसी की सजा के सख्त नफरत की निगाह से देखता हूँ। यहाँ तक अगर मेरा बस चले तो इसको एकदम से उठ जाना चाहिए। तो वो फांसी की सजा के खिलाफ अपने तर्क देता है। और आगे अब मैं कुछ साहित्यकार जो गद्य विधाएं हैं, जैसे मैंने जल्लाद का एक जिक्र किया, पांडे बिचन शर्मा उग्र ने जल्लाद को लिखा, उसमें उन्होंने बताया कि जो लोग फांसी की सजा देते हैं वो उनकी मजबूरियां हैं, उनको बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। इवन जो ये बात अभी कुछ दिन पहले उसमें ललन डाक की न्यूज में भी मैंने देखी, उनसे पूछा जाता है कि आपको शराब दी जाती है, तो शराब के भी नाम पे जल्लाद उसमें बताता है कि हाँ, हमें अंग्रेजी शराब की कुछ बोतलें और कुछ चंद पैसे मिलते हैं जिनके नाम पे हमसे ये काम करवाया जाता है। और उससे पूछा जाता है कि आप ये काम कब से कर रहे हैं, तो उसने बताया कि पुष्ट दो पुष्ट से नहीं, मेरा खानदान 13 पुष्ट से यही काम करते आ रहा है। हाँ, हमने पहले मुसलमानी राज में मेरे पुरखे डाका डाला करते थे। मेरे दादा के दादा ऐसे प्रतापी थे कि सन 1857 में गदर में उन्होंने इसी शहर के दक्षिणी मैदान में सरकार बहादुर के हुक्म से 500 से अधिक लोगों को फांसी की सजा एक ही दिन में दे डाली थी। उन दिनों वह 8 पहर शराब के नशे में रहते थे, और वह भी कैसी शराब, हमको अंग्रेजी शराब दी जाती थी पीने के लिए, जिससे हमसे ये काम करवाया जा सके। तो मतलब चांद के फांसी में बहुत सारे फोटो हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो उस फोटोज में, मैं कुछ पीपीटी में मेरे पास फोटोज भी थी, लेकिन मैं समय कम था शायद इसलिए उसको दिखा नहीं पाया। तो उसमें इलाहाबाद में ऐसे कुछ पेड़ों का भी जिक्र किया गया, दिखाया गया, उनकी फोटोज हैं कि जिनके ऊपर एक दिन में कई लोगों को फांसी की सजा दी जाती थी। तो फांसी की सजा उसी तरह का एक सेंसर थी, था कि आप बोले ना, उनको जल्दी से चुप करा दिया जाए, और उसके लिए जल्दी था उनको फांसी की सजा दी जाए।
और जो इस पत्रिका में जैसे मैंने शुरू में बताया कि क्यों प्रतिबंधित किया जाता था, तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे संस्मरण, लगभग 42 लोगों के संस्मरण इस पत्रिका में दिए गए हैं जो अलग अलग लोगों ने लिखा। उसमें बहुत सारे तो खुद भगत सिंह ने ही लिखे थे कि जेल में रहते हुए उन्होंने इन संस्मरणों को लिखा था कि किन किन लोगों को फांसी की सजा दी गई। बहुत छोटी सी उम्र में 17-18 साल की उम्र में ऐसे अनेक लोगों के नाम इसमें हैं जिनको फांसी की सजा दी गई। और अगला जो उनके नाम अगर मैं बताना चाहूं तो बहुत बड़ी लिस्ट है। उपा विद्रोह में शामिल हुए लोगों को फांसी की सजा दी गई। चापेकर बंधु हैं, श्री कन्हैया लाल दत्त हैं, श्री सत्येंद्र कुमार बसु हैं, श्री अमीर चंद्र हैं, श्री अवध बिहारी हैं। ऐसे नाम उसमें बहुत ही सम्मान सूचक नामों के साथ उनके नामों को यहाँ दिया गया है। अगला जो मैं संपादकीय जो मैं बोल रहा था कि जैसे कि अभी हम शोध की क्षेत्र में देखते हैं कि अंतरानुशासनिक जो शोध प्रक्रिया के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं, इस पत्रिका का अध्ययन उसके मद्देनजर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पत्रिका उस समय समाजशास्त्र के कई सिद्धांतकारों के नाम लेकर के हमारे सामने आती है। जैसे कि इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया कि समाजशास्त्र में फांसी की सजा और आत्महत्या को लेकर के विचार किया गया इमाम दुर्खाइम, और अपराधियों का विकास कैसे होता है उसको लेकर के लेम्ब्रूसो का इसमें एक उदाहरण दिया गया। लेम्ब्रूसो ने 500 से अधिक मानव खोपड़ियों का अध्ययन किया और उसके तहत उसने बताया कि अपराधी का विकास कैसे होता है, कोई आदमी अपराधी कैसे बनता है। उसने वो ये तर्क देना चाहता था कि अपराधी की समाज के साथ उतना सीधा संबंध नहीं है, बल्कि उसकी मानसिक संरचना ही ऐसी होती है कि वो अपराधी बन जाता है, जिसको बाद में चल के बहुत सारे समाजशास्त्री ने इसको खारिज किया। और इसमें भी उसको खारिज करते हुए कहा गया कि दंड का निर्णय कौन करेगा। पहला ये संपादकीय को 5 भागों में बांटा गया है। जो पहला उसका बिंदु है, दंड का निर्णय कौन करेगा। दंड का निर्णय करने के लिए जो सामने दंडाधिकारी बैठा हुआ है उसके पास ऐसी क्या एलिजिबिलिटी है कि वो दंड का निर्णय कर रहा है। तो उस पे सवाल उठाया है कि दंड देने वाला कौन है, हमको उसको समझना पड़ेगा। और दूसरा जो है कि इसमें अपराधी का विकास कैसे होता है, कोई आदमी अपराधी बनता कैसे है, इसको लेकर के उसकी समाजशास्त्रीय व्याख्या करने की, अपराधी की समाजशास्त्रीय व्याख्या करने की बताया गया कि अगर कोई आदमी अपराधी है, उसको फांसी की सजा दी गई, तो उसके लिए वह केवल अकेले जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वह जिस समाज से आ रहा है वह समाज भी उतना ही जिम्मेदार है। अतः उन्होंने इसमें ये कहा कि उसको फांसी की सजा देने से अच्छा है कि हम उसके समाज को, उसकी समाज में जो समस्याएं हैं उसको तय करें और उस पर बात करें। अगला जो है कि अब अपराधी के बाद उसको किस कानून के तहत उसको सजा मिलनी चाहिए, उसका विकास कैसे हुआ, कानून का विकास कैसे हुआ, इससे लेकर के भी इसमें एक संपादकीय का एक चैप्टर लिखा गया। और चौथा जो पॉइंट है उसमें है क्रांतिवाद। क्रांति क्यों होती है, तो क्रांति की उन्होंने बताया कि जैसे पेट के अंदर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं और डॉक्टर दवाओं के माध्यम से उनको ठीक करता है, उसी तरह जब समाज में बहुत अराजकता फैल जाती है और समस्याएं पैदा हो जाती हैं तो क्रांति उसी दवा का काम करती है। इस तरह से उन्होंने इसको एग्जांपल देते हुए कहा। और अंत में जो 5वां है वो फांसी की सजा। और इस फांसी की सजा को समझने के लिए, इसको खत्म करने के लिए तमाम तरह के तर्क दिए गए। आज भी जैसे हम बात करते हैं कि मैंने इस पेपर को लिखते समय कैपिटल पनिशमेंट को जो खत्म करने के लिए जो तर्क दिए जाते हैं, उसमें कई सारे ऐसे तर्क हैं जो आपको 1928 में संपादित इस पत्रिका में मिल जाएंगे। और दूसरा है कि सैद्धांतिक सामग्रियां। इसमें सैद्धांतिक सामग्रियों में इस तरह की बात की गई कि जो कैद कितने तरह से दी जाती है, किसी को मारा कितने तरीके से जाता है। उसमें कई सारे, फ्रांस की राज्य क्रांति में कितने लोगों को गिलेटिन से मार दिया गया। फांसी केवल एक, इसमें फांसी की सजा केवल हैंगिंग नहीं है, इसमें फांसी की सजा को 42 तरह की सजाओं के लिए प्रयोग किया गया सामूहिक रूप से। केवल किसी भी तरह से मार देना, इंजेक्शन लगा देना, किसी को जहरीला इंजेक्शन लगा देना, किसी को सांप से कटा देना, या कैसे भी किसी को मारना, वो सब फांसी के तहत ही इसमें उसको जोड़ा गया है। तो इसके उसका सैद्धांतिकरण कैसे हुआ और कैसे इसकी शुरुआत हुई, संस्कृत साहित्य में फांसी की शुरुआत कैसे हुई, तो इस तरह से भी इसको प्रस्तुत करने का प्रयास इसमें किया गया। और राजनीतिक सामग्री के रूप में इसमें बहुत सारी ऐसी सामग्रियां दी गई, जैसे कि सन 57 के लाल दिन नाम से इसमें एक लेख है जिसमें 57 के समय जो प्रोसीडिंग थी, कैसे किसी को मतलब पकड़ा गया और वो कैसे शामिल है, उसके लिए प्रोसीडिंग ऐसे टेबल, नीम के पेड़ के नीचे टेबल लगा करके प्रोसीडिंग की गई और उनको तुरंत बगल में ही सब कुछ एक साथ चल रहा है। इधर उनको हाजिर किया गया, यहाँ उनकी सजा निर्धारित हुई और बगल में नीम के पेड़ पे उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। इसको लेकर के इसमें बताया गया कि इसमें क्या समस्याएं थी, क्यों ऐसा किया जा रहा था। और दूसरा है कि फ्रांस में स्त्रियों को प्राणदंड, वहां पे महिलाओं को किस तरह से फांसी की सजा दी गई और उसमें उनको मारा गया। और इसमें इन्होंने कई तरह से बताया कि केवल फांसी एक उद्देश्य नहीं है कि कोई कानून, धार्मिक रूप से भी लोगों की हत्याएं होती है। दिव्य प्रेमी मंसूर के नाम से इसमें एक चैप्टर है, उसमें ये बताया गया कि अगर आप धर्म के भी खिलाफ जाते हैं तो वहां भी आपके लिए फांसी की सजा है।
वहां भी आपको मारा जा सकता है, आपका गला काटा जा सकता है। जैसे कि हमने देखा कि यूरोप में मतलब भूगोल की नई नई व्याख्याएं करने से, सूरज चांद की व्याख्या करने से लोगों को फांसी की सजा दी गई, क्योंकि वो उनके खिलाफ आप बोल रहे हैं, उनके धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। तो इसमें मैं यही बताना चाहता हूं कि जो भी केवल उसको एक खांचे में ना देखा जाए कि केवल अंग्रेजों के खिलाफ देखा जाए, बल्कि इसकी एक समाजशास्त्रीय व्याख्या भी इस तरह के पत्रों की करने की जरूरत है, जो न केवल हिंदी साहित्य को और डाइवर्स करेंगे, बल्कि सोशल साइंस के और करीब हम उसको अपने अनुशासन को जोड़ सकते हैं और उनकी एक नई व्याख्याएं प्रस्तुत कर सकते हैं। थैंक यू।